हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी अजय और उनके 3 दोस्तों के साथ घटी एक भूतिया घटना के बारे में है। तो चलिए ये कहानी अजय के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों राहुल, सौरभ और प्रतीक के साथ देहरादून की एक ट्रिप पर जाने की योजना बना रहा था। हम चारों कॉलेज के आखिरी वर्ष में थे और छुट्टियों का पूरा मजा लेना चाहते थे। देहरादून की खूबसूरत वादियों के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए हम वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हम चारों दोस्त दिल्ली के एक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। हमारे कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और सभी छात्र अपने अपने घर लौट रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि घर वापस लौटने से पहले साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए, इसीलिए हमने देहरादून की ट्रिप का प्लान बनाया। हमने सोचा कि यह ट्रिप हमारे जीवन की सबसे यादगार ट्रिप बनेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि यह ट्रिप हमारे जीवन की सबसे खौफनाक यादगार बनेगी। राहुल एक बहुत ही निडर और साहसी लड़का था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। सौरभ बहुत ही बुद्धिमान और योजनाबद्ध व्यक्ति था जो हर स्थिति का हल खोजने में माहिर था। प्रतीक हमेशा हंसी मजाक में रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। और मैं अजय, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। हमने देहरादून की यात्रा के लिए एक गाड़ी बुक की और यात्रा के दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हमने अपने सफ़र के लिए जरूरी सभी सामान पैक कर लिया, जैसे खाने पीने का सामान, कपड़े, कैमरा, टेंट और कुछ मनोरंजन के साधन। हमारी यात्रा का दिन आखिरकार आ ही गया और हम चारों दोस्त सुबह सुबह निकल पड़े। जैसे ही हम देहरादून की ओर बढ़े, रास्ते में हरे भरे पहाड़, घने जंगल और सुंदर झरने देखने को मिले। हमने रास्ते में कई जगह रुककर फोटो खींची और खूब मजा किया। हमें लगता था कि यह सफर सिर्फ मस्ती और हंसी मजाक का होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि यह सफर हमें डर और खौफ के अंधेरे में ले जाएगा। जैसे जैसे हम देहरादून के करीब पहुंचे, वहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हमें लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, लेकिन इस स्वर्ग में छिपा था एक खौफनाक रहस्य, जिसे जानने का सौभाग्य या दुर्भाग्य हमें प्राप्त होने वाला था। देहरादून पहुंचकर हम एक रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए रुके और थोड़ा आराम किया। वहां के लोग बहुत ही मिलनसार थे और उन्होंने हमें स्थानीय जगहों के बारे में बताया। हमें वहां एक रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला जो जंगल के बीचों बीच थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेतों का निवास है। हम लोगों ने इस बात को केवल एक अफवाह माना और हंसने लगे। उस रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत टाइम बिताने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। हमने देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले एक कैंपिंग साइट ढूंढी और वहां अपना टेंट लगाया। अपना टेंट लगाने के बाद हम लोगों ने आग जलाई और थोड़ी थोड़ी बियर हम चारों दोस्तों ने पी। अंधेरी रात में उस टेंट के पास आग जलाकर बियर पीना हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब हंसी मजाक कर रहे थे और यहाँ वहाँ की बातें भी कर रहे थे, लेकिन मुझे राहुल थोड़ा शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। मैंने राहुल से पूछा कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो भाई, इतनी देर से शांत बैठे हुए हो, तुमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? राहुल बोला, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैं बस उस भूतिया गुफा के बारे में सोच रहा हूँ जो हमको रेस्टोरेंट में उन लोगों ने बताई थी। तभी प्रतीक बोला, अरे यार राहुल, तू पागल है क्या? अभी भी उस बात को सच मानकर बैठा है। ये भूतिया गुफा कुछ नहीं है, वो लोग बस हमें डराना चाह रहे थे। राहुल ने कहा कि माना कि वो लोग हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे, लेकिन हम लोग एक बार वहां चलकर देख तो सकते हैं ना। वैसे भी यहाँ बैठकर हम क्या ही करेंगे, बस खा पी कर सो जाएंगे। हमको अपनी ये ट्रिप थोड़ी एडवेंचरस बनानी चाहिए। पता नहीं क्यों हम तीनों को भी राहुल की ये बात ठीक लगने लगी। सौरभ ने भी कहा कि राहुल की बात भी ठीक है, हम सब वहां घूमकर आ जाते हैं। अब हम तीनों भी राहुल की बातों में आ गए। हमें लगा कि यह एक नया रोमांच होगा और हम चारों लोग टॉर्च लेकर उस गुफा की ओर चल पड़े। लेकिन हमें क्या पता था कि यह गुफा हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जंगल का रास्ता बहुत ही डरावना था। दूर दूर से
जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम बदल गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। गुफा काफी बड़ी थी। गुफा देखकर हम सब चौंक गए, क्योंकि हमें लगने लगा कि उस आदमी की बात शायद सच थी। ये गुफा शायद भूतिया गुफा ही है। मैंने सबसे कहा कि हमको अब वापस चलना चाहिए। हम सबको गुफा देखनी थी, सो हमने देख ली। अब वापस चलते हैं। राहुल ने कहा, यार जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। हम सब राहुल की बात मानते हुए गुफा के पास पहुंच गए। हमने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो हमें गुफा के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने बाकी दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोगों को भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? सौरभ ने कहा, हाँ हमको भी आवाज सुनाई दे रही है। उसने कहा कि ये जगह ठीक नहीं लग रही है, लेकिन राहुल अब भी गुफा में जाना चाहता था। प्रतीक ने डरते हुए कहा, क्या ये सही है कि हम अंदर जाएं? लेकिन राहुल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, यह सब हमारे दिमाग का खेल है, चलो अंदर चलते हैं। हम चारों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर का वातावरण बहुत ही भयावह था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सी धुंध दिखाई दी, जो चारों ओर फैली हुई थी। यह धुंध इतनी घनी थी कि हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा की दीवारों पर हमें अजीब अजीब आकृतियां और खून के धब्बे दिखाई दिए। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत ही भयावह था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, गुफा का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें दीवारों पर कई पुरानी और डरावनी चित्रकारी दिखाई दी। ये चित्रकारी ऐसी थी जैसे किसी ने अपने खून से उन्हें बनाया हो। गुफा के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कई फुसफुसाहट की तरह थीं, तो कभी किसी के रोने या चीखने की थी। ऐसा लग रहा था कि गुफा के अंदर कोई आत्मा हमें देख रही है और हमें वहां से भागने के लिए कह रही है। गुफा के अंदर हर कदम पर हमारी धड़कनें तेज हो रही थीं और डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। हमें गुफा के भीतर कई भूतिया आकृतियां दिखाई दी जो हमारी ओर बढ़ रही थीं। इन आकृतियों के चेहरे भयानक थे और उनकी आंखों में गहरी नफरत थी। उनके शरीर से धुंध की लहरें निकल रही थीं जो हमारे चारों ओर घूमने लगी। गुफा की दीवारों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी जो हमें और भी डरा रही थी। गुफा के अंदर हमें महसूस हुआ कि हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर रास्ता हमें एक नई डरावनी जगह पर ले जा रहा था। हमें वहां कई डरावनी चीजें और फुसफुसाहटें सुनाई दी जो हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि गुफा के अंदर का हर पत्थर, हर दीवार और हर कोना हमें देख रहा है और हमें वहां से निकलने नहीं देना चाहता। गुफा का डरावना माहौल हमें यह एहसास करा रहा था कि हम किसी अनजाने खतरे के बहुत करीब हैं। हमें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और हमारी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। हर कदम पर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें पीछे खींच लेगा या हम पर हमला कर देगा। यह सब हमें और भी ज्यादा डरा रहा था और हमें यह एहसास हो गया था कि इस गुफा से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन अचानक से राहुल गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी चीखें गुफा के अंदर गूंज रही थीं। प्रतीक और सौरभ भी बुरी तरह से डर गए और हमने फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें और भी अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगी। यह आवाजें कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की थी। प्रतीक ने सुझाव दिया कि हमें इन आवाजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखा और आगे बढ़ने लगे। हमने राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि राहुल एक कोने में गुफा की दीवार की तरफ मुंह करके सर टिकाकर खड़ा हुआ था। उस दीवार पर मंत्र भी लिखे हुए थे। हम सब बहुत खुश हुए कि राहुल मिल गया। अब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने लगे। हमें पता था कि अगर हम अलग अलग हो गए तो हम कभी भी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलते हुए मैंने राहुल से पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे राहुल का ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। बाहर का रास्ता ढूंढने की वजह से किसी ने राहुल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ते में हमें कई बार
भूतिया परछाइयों का सामना करना पड़ा। ये परछाइयां हमारे चारों ओर घूमने लगीं और हमें डराने की कोशिश करने लगीं। हमने हिम्मत नहीं हारी और इन परछाइयों को नजरअंदाज कर दिया। हम सभी ने अपनी सांसें काबू में रखी और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर हमें एक दरवाजा दिखाई दिया जो गुफा के एक कोने में था। इस दरवाजे पर अजीब निशान और तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। सौरभ ने दरवाजे की जांच की और पाया कि यह दरवाजा ही बाहर का रास्ता हो सकता है। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन यह बंद था। प्रतीक को तंत्र मंत्र के बारे में कुछ पता था। उसने हमें कुछ मंत्र बताए जो उसने अपने दादाजी से सुने थे। हमने उन मंत्रों को उच्चारण किया और दरवाजे पर बने तंत्र मंत्र के चिन्हों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही देर में दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और हमें बाहर का रास्ता दिखा। जैसे ही दरवाजा खुला हमने देखा कि बाहर का रास्ता बहुत ही संकरा था लेकिन वह हमें गुफा से बाहर ले जा सकता था। हमने एक एक करके उस रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया। अजय सबसे पहले गया, फिर राहुल, सौरभ और अंत में मैं। हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और धैर्यपूर्वक बाहर निकलने लगे। हम सब अपने टेंट में वापस आ गए और आराम से सो गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल के साथ कुछ तो अजीब हुआ है जो राहुल किसी को कुछ नहीं बता रहा है। अगले दिन हम सब अपनी ट्रिप खत्म करके अपने अपने घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते के बाद मैंने सौरभ और प्रतीक को फ़ोन किया ताकि मैं उनसे ट्रिप की फ़ोटो ले सकूं। बाद में मैंने राहुल को भी फ़ोन किया लेकिन राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 4-5 बार राहुल को कॉल किया लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं हुई। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि राहुल ने आज तक ऐसा नहीं किया। अब मुझे राहुल की चिंता होने लगी तो मैंने राहुल के पापा को फ़ोन लगाया। राहुल के पापा की बात सुनकर मैं बहुत शॉक हो गया। राहुल के पापा ने बताया कि ट्रिप से आने के बाद से राहुल बिल्कुल बदल गया है। वो किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेले ही कमरे में रहता है, ना ठीक से खाता है ना कोई बात बताता है। राहुल को कोई भी दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। राहुल के पापा की बात सुनकर मैंने सौरभ और प्रतीक को फ़ोन लगाया और उन दोनों को सारी बात बताई। हम सब ने अगले दिन राहुल के घर जाने का फैसला किया। अगले दिन हम सब राहुल के घर पहुंचे तो देखा वहां एक तांत्रिक आए हुए हैं। उन तांत्रिक ने राहुल को देखा और उससे बातें की। राहुल को देखने के बाद तांत्रिक बाबा ने बताया कि राहुल पर 3-4 आत्माओं का साया है। बाबा ने पूछा कि राहुल किसी भूतिया जगह पर गया था क्या, लेकिन राहुल के पापा ने मना कर दिया कि राहुल ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गया है। ये सब सुनकर मुझे ट्रिप की घटना याद आई और मैंने राहुल के पापा और तांत्रिक बाबा को सारी घटना के बारे में बताया। तांत्रिक ने कहा कि मेरा शक सही निकला। उन बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि अब हमको ये पता चल गया है कि ये परेशानी राहुल के साथ कहाँ से लगी है, तो मैं आसानी से राहुल पर से उन आत्माओं को हटा सकता हूँ। तांत्रिक बाबा ने कुछ सामान लिख कर दिया जो कि मैं, सौरभ और प्रतीक लेकर आए और बाबा ने रात में अपनी क्रिया शुरू की। राहुल अपने कमरे में लेटा हुआ था। पूजा शुरू होने के बाद राहुल ऐसे चलकर आया जैसे वो बहुत ताकतवर हो और उसने अजीब सी आवाज में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बंद करो ये सब। हम 3 दोस्त बहुत डर गए। तांत्रिक बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखे लेकिन राहुल तांत्रिक पर चिल्लाता रहा कि बंद कर ये सब और यहाँ से भाग जा। आखिर में तांत्रिक ने एक कलश उठाया और राहुल पर कुछ फेंका। तभी राहुल बेहोश हो गया और तांत्रिक ने वो कलश कसकर बंद कर दिया और मंत्रों से उस पर कलावा बांध दिया। तांत्रिक ने बताया कि अब राहुल उन आत्माओं से आज़ाद है। मैंने उन आत्माओं को इस कलश में बांध दिया है। मैं इनको उसी जगह जाकर आज़ाद कर दूंगा। अब राहुल भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने हम लोगों से कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही खतरनाक काम किया है। अगर मैं आज नहीं आता तो राहुल की जान भी जा सकती थी। देहरादून की इस डरावनी यात्रा ने हमें जीवन भर का सबक सिखा दिया। उसके बाद हम चारों ने कसम खाई कि कभी भी ऐसी भूतिया जगहों पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको अजय की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।